नमस्कार। आज जिस स्रोत का हम विश्लेषण कर रहे हैं वो मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता के मामलों में पति पक्ष के लिए अपनाई जाने वाली कुछ रणनीतियों का एक दिलचस्प ब्यौरा देता है। तो इस विश्लेषण में हम 5 खास रणनीतियों पर गौर करेंगे। शुरुआत होगी बिल्कुल बुनियादी कानूनी बचाव से। फिर देखेंगे कि पैसों से जुड़े दावों को कैसे चुनौती दी जा सकती है। पत्नी की कमाई से जुड़ी दलीलों पर भी बात करेंगे। सबूत और कोर्ट रूम की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है उसे समझेंगे। और आखिर में एक लॉन्ग टर्म केस स्ट्रैटेजी पर भी नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस सोर्स में बताए गए मुख्य कानूनी तर्क आखिर हैं क्या। और इसके लिए हम पुराने और नए दोनों कानूनी कोड्स को साथ साथ रख के समझेंगे। तो इस सोर्स का जो मुख्य बचाव है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की इन्हीं धाराओं पर टिका है। देखिए, ये वो कानून है जो भारत में क्रिमिनल मुकदमों की पूरी प्रक्रिया तय करता है और इसमें मेंटेनेंस से जुड़े नियम भी हैं, पुराने वाले कोड में भी और नए वाले में भी। तो कानून में साफ साफ 3 ऐसी शर्तें बताई गई हैं जिनके आधार पर एक पत्नी मेंटेनेंस का अपना अधिकार खो सकती है। पहली शर्त, अगर वो एडल्ट्री यानी व्यभिचार में रह रही हो। दूसरी, अगर वो बिना किसी ठोस वजह से अपने पति के साथ रहने से मना कर दे। और तीसरी, अगर दोनों आपसी सहमति से अलग रह रहे हों। तो एक तरह से ये बचाव के लिए सबसे मजबूत कानूनी आधार माने जाते हैं। अच्छा, अब कानूनी आधार से आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कोर्ट में पेश की गई फाइनेंशियल जानकारी को चैलेंज करने के लिए क्या रणनीति सुझाई गई है। यहाँ पे पर्जरी यानी झूठी गवाही का कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़े हथियार की तरह सामने आता है। इसका इस्तेमाल तब हो सकता है जब शक हो कि सामने वाले पक्ष ने अपनी कमाई या प्रॉपर्टी के बारे में कोई गलत जानकारी दी है। तो सोर्स में झूठे इनकम एफिडेविट को चैलेंज करने के लिए एक 3 स्टेप वाली प्रोसेस बताई गई है। पहला स्टेप, पत्नी अपना इनकम एफिडेविट फाइल करती है। दूसरा स्टेप, पति सीआरपीसी की धारा 340 के तहत झूठी गवाही के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करता है। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, ये दलील दी जाती है कि फाइनल मेंटेनेंस तय होने से पहले इस झूठी गवाही वाली एप्लीकेशन पर फैसला किया जाए। इससे क्या होता है? इससे केस की बुनियाद को ही चैलेंज किया जा सकता है। और इसी से जुड़ा एक और कानूनी टूल है बीएनएसएस की धारा 94 या पुराने सीआरपीसी की धारा 91 का इस्तेमाल करना। इसके जरिए कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की जा सकती है कि वो बैंक स्टेटमेंट या टैक्स रिटर्न जैसे जरूरी दस्तावेज मंगवाएं, ताकि ये पता चल सके कि कमाई के दावों में आखिर कितनी सच्चाई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सोर्स में एक खास दलील पर बहुत जोर दिया गया है। ये पूरी दलील इस बात पर टिकी है कि कैसे ये साबित किया जाए कि पत्नी की अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट इनकम है। तो यहाँ पर जो रणनीति है वो ये है कि पत्नी की कमाई की क्षमता को लेकर एक लगातार नैरेटिव बनाया जाए, भले ही शुरू में कोई पक्का सबूत हाथ में ना हो। सोर्स में ये तक कहा गया है कि कोर्ट में ये दावा किया जाए कि वो ट्यूशन पढ़ाने या सिलाई जैसे कामों से कमा रही है। और एक और दिलचस्प बात, परिस्थितिजन्य सबूत के तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि उसने फ्री की कानूनी मदद लेने के बजाय एक प्राइवेट वकील हायर किया है, जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। और ये तर्क सिर्फ यहीं नहीं रुकता, इसे बच्चे के गुजारे भत्ते तक भी ले जाया जाता है। सोर्स में सलाह दी गई है कि इस बात की वकालत की जाए कि अगर पत्नी कमा रही है तो बच्चे की फाइनेंशियल जिम्मेदारी भी दोनों को मिलकर उठानी चाहिए। ठीक है, तो कानूनी दांव पेच से अब जरा हटकर बात करते हैं सबूत इकट्ठा करने और कोर्टरूम के अंदर के माहौल से जुड़ी कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियों की, जो इस सोर्स में बताई गई हैं। कोर्टरूम स्ट्रैटेजी से जुड़ी एक बहुत ही अहम सलाह पर्सनल अपीयरेंस के बारे में है, मतलब आप कैसे दिखते हैं। सोर्स कहता है कि अपनी बातों और कपड़ों से ऐसा दिखाना है जैसे आप वाकई फाइनेंशियल मुश्किलों से गुजर रहे हों। और इस दावे को और मजबूत करने के लिए फाइनेंशियल मुश्किलों के सबूत पेश करने की भी सलाह दी गई है, जैसे कि ये दिखाना कि बिजनेस घाटे में चल रहा है या फिर होम लोन जैसी बड़ी देनदारियों का जिक्र करना, या ये बताना कि घर में बूढ़े माँ बाप की देखभाल की जिम्मेदारी भी है। सबूत इकट्ठा करने के लिए भी सोर्स कुछ काफ़ी प्रोएक्टिव तरीके बताता है, जैसे छिपे हुए बैंक अकाउंट्स का पता लगाने के लिए जासूस एजेंसीज का इस्तेमाल करना, या फिर ये तर्क देने के लिए कि पत्नी आत्मनिर्भर है, उसकी पैतृक संपत्ति में उसके हिस्से की जांच करना। आखिर में सोर्स ये सलाह देता है कि केस को एक लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखा जाए। तो चलिए समझते हैं कि इस लंबी लड़ाई में क्या रणनीतियां शामिल हो सकती हैं। इस लंबी रणनीति का एक खास हिस्सा है तलाक की कार्यवाही का समय। यहाँ ये सुझाव दिया गया है कि जब तक मेंटेनेंस का मामला चल रहा है तब तक तलाक की अर्जी फाइल करने में जल्दबाजी न करें।
ऐसा करना रणनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। और इन सभी रणनीतियों के पीछे का जो असल मकसद है, वो सोर्स के इस एक कोट से बिल्कुल साफ हो जाता है। लक्ष्य क्या है? एक कानूनी दबाव बनाना, ताकि मामला सिर्फ सुनवाई की तारीखों में ही सालों तक न खिंचता रहे, बल्कि केस के असल मुद्दों पर भी कोई प्रोग्रेस हो। तो हमने देखा कि कैसे कानूनी दावपेच का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल दावों को चुनौती देकर और कोर्ट रूम में एक खास तरह की छवि बनाकर मेंटेनेंस के मामलों में बचाव की रणनीति तैयार की जाती है। और ये सब हमें एक आखिरी और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस तरह की बचाव की रणनीतियां आखिर में फैमिली लॉ के मामलों की पूरी डायनामिक्स और उनके नतीजों पर किस तरह का असर डालती हैं?